Good afternoon, friends. Today we are going to discuss about Article 16. Article 16 जो डिस्कस करता है आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 कुछ हद तक एक जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है कि ये बात कर रहा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो आर्टिकल 16 क्या चीज कहता है, जो बेसिक पर्पस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 16 है वो ये चीज कहता है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट सारे सिटीजन्स को देगा। तो सबसे पहले यहां पे ये कहता है कि इट गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट लॉ प्रिस्क्राइबिंग the requirements for a class or classes of employment or appointment or to an office under the control of the state। तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 बात कर रहा है किस चीज के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। और ये एम्प्लॉयमेंट किसके लिए बात कर रहा है, सिटीजन्स के लिए बात कर रहे हैं। और कौन से एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कि स्टेट या गवर्नमेंट ऑफर करता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल किसको अप्लाई होता है, तो सारे एक्सेस टू, अब यहां पे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के जितने फेजेस होते हैं, यानी एक्सेस टू जॉब्स पहली बात, दूसरी बात है कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट भाई नौकरी मिल गई, अब नौकरी करेंगे तो वहां पे जो है सो फेवरेबल माहौल होना चाहिए। तीसरी बात है कि वहां पे जो कंडीशन है, जो वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। फिर जो आपके साथ को वर्कर्स हैं, को एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ जो रिलेशनशिप, वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप है, वो चीजें मेंटेन होनी चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि फर्दर प्रमोशन के लिए जरूरत पड़ती है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट, जो कि आपके करियर के लिए कि स्किल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट या प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों के लिए आर्टिकल 16 एप्लीकेबल होता है और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब आप हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 में 6 क्लॉजेस दिए हुए हैं। 6 क्लॉजेस दिए हुए हैं। पहला क्लॉज जो है और दूसरा क्लॉज जो है वो टू सम एक्सटेंट सेम, एक जैसा है, लेकिन तीसरा जो है ये दोनों लगभग एक ही चीज की बात करता है। क्या बात करता है वो हम देखेंगे। फिर थर्ड जो है, ये आर्टिकल 16 का थर्ड जो है वो एक्सेप्शन है, इनकी बात करें तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है। फिर 4A 4B 5 और 6 इतने सारे क्लॉजेज आर्टिकल 16 में दिए गए हैं, जो कि ये 3 पहले से हैं। फिर फर्दर जो है 4A 4B 5 और 6 जो है टाइम टू टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसमें अमेंडमेंट्स के थ्रू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है उनके थ्रू इसमें इंसर्ट किया गया है। तो व्हाट्स डज सेज आर्टिकल 16(1)? आर्टिकल 16(1) कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनटू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ द स्टेट। यानी कि स्टेट का मतलब क्या चीज है, सिंपल सी बात आप देयर शैल बी, शैल का मतलब, क्योंकि आप जानते हैं कि शैल वर्ड जैसे है तो इट मींस ये मैंडेटरी प्रोविजन है। तो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मींस इक्वालिटी होनी चाहिए। किस चीज की इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की। कैसे अपॉर्चुनिटी की, किस तरह की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और किनको होना चाहिए, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, जो यानी कि ये जो है आप देखें तो ये थोड़ा सा कंफाइंड है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। इसके बेनिफिशियरी कौन होगा, सिटीजन्स होगा, सिटीजन्स बेनिफिशियरी होंगे। पर्पस क्या है, पर्पस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्लिगेशन किसका है, ऑब्लिगेशन जो है वो स्टेट का है। तो ये चीज आपने देखा कि यहां पे जो किसी तरह के, इसको यदि सरल भाषा में कहें, यदि इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा निकाली गई किसी भी तरह की रोजगार से संबंधित जो भी नौकरियां होंगी, उसके मैटर में हमारे
हिंदुस्तान के जो भी नागरिक है उन सभी को समान रूप से अधिकार मिलेगा और उन्हें समान अधिकार दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पे क्या चीज है कि स्टेट समझ गया, स्टेट यानी सरकारी होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किस मैटर में, एम्प्लॉयमेंट मैटर में, और बेनिफिशियरी कौन होंगे, सिर्फ सिटीजन होंगे। तो ये चीज क्या कहता है कि आर्टिकल 16(1). 16(2) क्या चीज कहता है कि 16(2) बात करता है while giving employment in an office and state। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहां पे तो आर्टिकल 16(1) ने कहा कि क्या करोगे, क्या करना होगा, किसको कहा, स्टेट को कहा कि आपको क्या देना होगा। अब कहता है 2 में कि भैया क्या नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे। कौन नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगा, यानी गवर्नमेंट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके साथ, सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ। किस मैटर में, एम्प्लॉयमेंट मैटर में, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। तो क्या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो यहां पे ये नहीं कहा गया कि किस मैटर पे आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, ये कहा गया है कि इन किन मैटर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। यानी कि आप इसे कहें तो यहां पे एक्सक्लूसिव जो है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को दिया गया हुआ है, जो एग्जॉस्टिव दिया गया है वो 7 चीजें हैं। वो 7 चीजें क्या क्या है, 7 चीजें हैं प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, कास्ट, डिसेंट, रिलीजन, रेस, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। ये इनमें से किसी पे भी या इन सभी पे को लेके, एक को, दो को या सभी को लेकर के जो है इन सभी ग्राउंड्स पे के बेस पे आप किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। इसका मतलब क्या चीज है, तो ये आपने एक चीज समझा क्या कि ये किसको कह रहा है कि नहीं करोगे। ऊपर कह रहा था किसको कह रहा था करने के लिए, स्टेट को कह रहा था इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यहां पे कह रहा है कि इन ग्राउंड्स पे कौन नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो इन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट नहीं डिस्क्रिमिनेट करेगा, यानी कि दूसरे तो कर सकते हैं, यानी प्राइवेट पर्सन जो है सो ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको, उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और गवर्नमेंट के लिए भी क्या कहा गया है कि इन्हीं चीजों के आधार पे यदि आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो वो गलत है, वो करने का अधिकार आपको नहीं है। इट मीन्स कि आगे तो जो सो कर सकता है, आगे कोई और ग्राउंड होगा तो किसी और ग्राउंड के बेस पे तो कर सकता है। तो ये चीज जो है वो आर्टिकल 16(3) में कहा गया है। आर्टिकल 16(3) में क्या गया है, क्या कहा गया है, 16(3) जो है ये एक एग्जम्पशन क्लॉज है। जो फर्स्ट और सेकंड की बात करें उसके बाद ये एक एग्जम्पशन क्लॉज है। एग्जम्पशन क्लॉज क्या चीज है कि स्टेट जो आपको कहा गया है कि रेसिडेंस के बेस पे आप किसी भी तरह का जो है सो नहीं करोगे, उसका यहां पे क्या है, तो एग्जम्पशन है। ये कहता है कि यदि स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लगता है कि उन्हें जो है सो किसी पब्लिक सर्विस में उनके पास पावर दिया गया है कि क्लॉज 3 गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट दैट दे कैन मेक अ प्रोविजन that only residents of that state or union territory are eligible for their public service employment। यानी कि यदि कहीं पे भी कोई पार्लियामेंट में जो इस तरह से पावर है कि कोई भी यदि चाहे कोई स्टेट तो अपने यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने ही यहाँ के लोगों के लिए उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये एग्जम्पशन है इसका, यानी कि आपने देखा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड वो 7 नहीं थे, बाकी अदर ग्राउंड्स हो सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 16(4) की बात करते हैं। आर्टिकल 16(4) जो है ये बिल्कुल ही जो है ये सभी को साइड कर देता है, पूरे क्लॉज, पूरे आर्टिकल को साइड कर देता है। क्योंकि आर्टिकल 16(4) को आप देखोगे तो उसमें साफ साफ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट टू फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ और एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। means यहां पे सबसे पहली बात क्या कहता है, nothing in this article shall prevent, nothing in this article shall prevent। it means इस आर्टिकल में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो कि स्टेट को इस चीज के लिए रोक लगा दे कि यदि वो कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है या कोई रिजर्वेशन रखना चाहता है, किसके लिए, किसी
क्लास के लिए, जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए, जो कि उसे लगता है कि सर्विस में प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं हो पाया है, अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो उनके लिए ये चाहे स्टेट तो वहां पे रिजर्वेशन का प्रोविजन क्रिएट कर सकता है। इट मींस जो ये आर्टिकल 4 है वो गवर्नमेंट के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इट मींस आपको एक और चीज इससे निकल के क्या आती है कि इनेबलिंग प्रोविजन इट मींस क्या है कि ये किसी का राइट नहीं बनता है। हालांकि आए दिन आंदोलन होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी आंदोलन करती है कि रिजर्वेशन चाहिए, तो किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है कि रिजर्वेशन चाहिए। और रिजर्वेशन का जो मैटर है, जो कास्ट का जो मैटर है कि कौन जो है सो रिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, कौन ओबीसी होंगे, कौन शेड्यूल कास्ट होंगे, नहीं होंगे, ये स्टेट मैटर है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन किस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो ये स्टेट मैटर है और वो बहुत हद तक पॉलिटिकली भी प्रेरित होता है और बहुत हद तक जो है लोगों की जरूरतों को भी ध्यान में रख के किया जाता है। तो यहां पे क्या चीज है कि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनेबलिंग प्रोविजन है। और ये किसी भी सिटीजन का या किसी भी पर्सन का कोई राइट नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी नहीं है। और इसी वजह से डेमोक्रेसी में जो लोगों का राइट नहीं है उसके लिए आंदोलन करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो भी अपने कई बार पॉलिटिकल फायदे के लिए, कई बार स्टेट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस चीज के लिए वो अपना इस तरह का प्रोविजन बनाते हैं और पर्टिकुलर क्लास को जो है सो वो बैकवर्ड क्लास घोषित कर देते हैं या शेड्यूल कास्ट घोषित कर देते हैं और इस तरह से जो है सो उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो ये आपका आर्टिकल 16 का क्लॉज 1, 2, 3 और 4 जो है सो हमने देखा। इसके बाद जाके जो है आर्टिकल 16(4) क्या चीज कहता है कि बेसिकली हमने जो अभी पढ़ा कि प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रांटिंग द रिजर्वेशन इज इंस्ट्रूमेंटलिटी इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर क्लास और कास्ट। तो सिंपल सा है क्या कि किसी भी बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए ये इनेबलिंग प्रोविजन, ये एम्पावरमेंट स्टेट को दिया गया है और कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है वो डिसाइड करती है और उन्हें जो है सो उनके अपलिफ्टमेंट का के लिए प्रोविजन बनाती है। और ये यहां पे जो है सो इसे जो डिटरमाइन किया जाता है थ्रू सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कई क्लास होती है जिनके पास तो इकोनॉमिकली वो साउंड होते हैं लेकिन वो सोशली बैकवर्ड होते हैं या एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। कई लोग एजुकेशनली तो रहते हैं लेकिन वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, व्हाटएवर दे। तो इन तीन चीजों को, इन तीन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है और उनके बेसिस पे रिजर्वेशन क्रिएट किया जाता है। द ओनली कंडीशन अटैच्ड टू exercise of powers conferred by Article 16(4) is the satisfaction of the state that any backward class is citizen and is not adequately represented. And this condition may refer not only to the quantitative inadequacy of representation in the service but also the qualitative. तो बेसिकली यही चीज देखा जाता है कि कितने लोग हैं उससे नहीं है, उनका परसेंटेज देखा जाता है और वो किस हद तक उनका रिप्रेजेंटेशन है और किस हद तक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस चीज को जो है सो देखा जाता है। और इसी के बेस पर जो है सो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का में ये रिजर्वेशन का प्रोविजन पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। अब इससे संबंधित जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो इंदिरा साहनी का केस था। इंदिरा साहनी का केस 1992 में आया हुआ था जिसमें कि बहुत सारे लीडिंग काउंसिल्स थे। इंदिरा साहनी वाज आल्सो द लॉयर एंड नेपाल की वाला जैसे जैसे जो बड़े लॉयर इसमें थे। तो इसमें जो बेसिकली आया था मैटर निकल के, इसमें क्या चीज क्या था कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, इसमें दो तीन चीजें कही गई थी कि भाई आप जो है ना सबसे पहले तो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, रिजर्वेशन का सिस्टम है उसको 50% से ऊपर नहीं ले जाओगे। और ये मैटर निकल के आया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था जिसमें कि जो है सो 68%, 72% तक रिजर्वेशन गया हुआ था। तो इसलिए कहा गया था कि रिजर्वेशन आप 50%। एक तो ये लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में थे, इनका ये चीज कहना था कि रिजर्वेशन से सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर क्लास को ही नहीं, वो सोशली बैकवर्ड है कि नहीं है, वो एजुकेशनली बैकवर्ड है कि नहीं है, वो हर तरह से उसे आप देखोगे और उसके बाद आप इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसके लिए ये रिजर्वेशन का प्रोग्राम होगा। दूसरी बात कहा था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जो है सो नहीं हो सकता है। रेयर केस में यदि जस्टिफाइबल ग्राउंड है, इन दैट केस ओनली आप इस 50% को आगे बढ़ा सकते हो।
और इन्होंने, क्योंकि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ क्लास की बात की गई है, कास्ट की बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया था कि एक पर्टिकुलर कास्ट भी जो है ये भी जो है सो क्लास कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये जो है सो केस यहाँ पे आया हुआ था, इंदिरा साहनी वर्सेस का केस। इसी में क्रीमी लेयर की बात आई हुई थी। तो क्रीमी लेयर को ये कहा गया था, क्रीमी लेयर वो होते हैं कि जो कि बैकवर्ड क्लास के तो है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली वो सोशली और ये या इकोनॉमिकली या एजुकेशनली कंपैरेटिवली कम जो है सो बैकवर्ड है, वो ज्यादा पढ़े, इनके कंपेयर में उस क्लास में भी वो पढ़े हुए ज्यादा है, वो इकोनॉमिकली भी ज्यादा साउंड है, तो इन दैट केस दिस हैव बी कंसीडर्ड इन द क्रीमी लेयर। और उनके लिए ये चीजें जो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन रहता है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और क्रीमी लेयर को इस तरीके से बाहर रखा गया था। तो इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B, आर्टिकल 16(5) और आर्टिकल 16(6). इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बाकी इससे संबंधित मटेरियल आपको यहां पे डिस्प्ले कर दिया जाता है, उसे भी जो है सो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं जो चीज हमने डिस्कस किया है। टिल देन, थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।